जैन साथियों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला है कोकाइन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि वो प्राप्त होती है तो आवृत्त बीजी पादप से प्राप्त होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जो मलेरिया की दवा होती है कोकाइन, वो आवृत्त बीजी पादप से प्राप्त होती है, यानी कि पहला विकल्प से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है तो इसमें वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर जो वृक्ष होता है दोस्तों, उसमें वलय बने होते हैं, रिंग छल्ले छल्ले टाइप, तो वार्षिक बलों की संख्या गिनकर ही वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। ध्यान रखना, इसमें वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर। ठीक है। अगला है भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है तो त्रिसंयलन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिसंयलन कहलाता है। ध्यान रखना। अगला है द्विनिषेचन की क्रिया है तो द्विनिषेचन की क्रिया क्या होती है दोस्तों? एक नर युवक का अंडकोशा से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्र से संयोजन होता है, यानी कि जो एक नर युवक का अंडकोश होता है और दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, वो द्विनिषेचन क्रिया कहलाती है। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है। ध्यान रखना, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, हाइड्रोफाइट क्या है? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो भोजन विषाक्त यानी कि जो भोजन को विषैला कर देता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। ध्यान रखना, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनमें से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? यानी जो नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण में भाग लेते हैं कौन से शैवाल होते हैं? तो ये होता है एनाबीना नोस्टाक। ध्यान रखना, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनमें से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? यानी कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उसमें कौन से शैवाल भाग लेते हैं? तो एनाबीना और नोस्टाक दोनों भाग लेते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ध्यान रखना, स्थिरीकरण में कौन से भाग लेते हैं? तो एनाबीना और नॉन स्टाक। अगला मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है तो मनुष्य की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है वो है आपका एसरिकियो कोली। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु का नाम क्या होता है? एसरिकिया कोली। ध्यान रखना, सी विकल्प से हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं क्या? नीले हरे शैवाल कहलाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं नीले हरे शैवाल, यानी कि इसमें नीली हरी शैवाल लिखा है तो वही बात है। ठीक है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तालाब का रेशम या जल का रेशम में से किसे कहा जाता है? तो स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम या जल का रेशम कहा जाता है। स्पाइरोगायरा को क्या कहा जाता है? जल का रेशम या तालाब का रेशम। ध्यान रखना, पहला विकल्प सही है। अगला है जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है निर्जीवीकरण। ध्यान रखना, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? निर्जीवीकरण, निर्जीवीकरण कहलाती है। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मोलस्का संघ का जन्म। ठीक है दोस्तों, ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्का है, एक मोलस्क यानी कि मोलस्का संघ का है। ठीक है। मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? तो कॉन्कोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? कॉन्कोलॉजी कहलाती है। ध्यान रखना, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है तो पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उद्योग का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम उद्योग का। ठीक है। और रेशम के कीड़े जो है शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे ने।
विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ध्यान रखना। ज्ञान प्राप्त करने में प्रथम कौन है? विलियम हार्वे। पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि पैलियो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? इसमें ध्यान रखिएगा आप, किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अध्ययन किया जाता है आपका प्राइमेटस का। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? प्राइमेटस का, ध्यान रखना, प्राइमेटस का। पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्राइमेटस का, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, वास्तविक सिलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? ध्यान रखना, वास्तविक सिलोम एक चीर के रूप में मेसोडर्म में बनती है, ध्यान रखना, विकल्प भी सही हो जाएगा, मेसोडर्म में बनती है। झींगा किस संघ का सदस्य है? तो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु, ध्यान रखना, झींगा किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा का। अंड वृषण होता है, ध्यान रखना, किसमें? द्विलिंगी घोंघों में होता है। अंड वृषण होता है किसमें? द्विलिंगी घोंघों में। कौन सा जंतु कीट नहीं है? तो मकड़ी दोस्तों, ध्यान रखें, कीट नहीं है। मकड़ी को कीट नहीं माना गया, कीट के अंतर्गत नहीं रखा गया, ध्यान रखना। तो कौन सा जंतु कीट नहीं है? तो मकड़ी नहीं है। जोंक के चूसक स्थित होते हैं शरीर के दोनों छोरों पर। जोंक जो होता है, जो खून चूसता है जानवरों में लगकर, तो उसके चूसक स्थित होते हैं शरीर के दोनों छोरों पर, दोनों तरफ से, ठीक है दोस्तों। जैसे केचुआ एक द्विलिंगी होता है दोनों तरफ से, तो ऐसे एक जोंक होती है जो जानवरों में लगता है, उसका खून चूसते हैं, तो दोनों छोरों पर उसके चूसक अंग होते हैं, ध्यान रखना। फैलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फैलेरिया रोग बूचीरेरिया, इसको गोलकृमि बोला जाता है, यानी भी रेसी विकल्प से हो जाएगा, गोलकृमि, बूचीरेरिया बोला जाता है इसको, गोलकृमि से फैलेरिया फैलता है, ठीक है दोस्तों। तो फैलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? बूचीरेरिया, गोलकृमि बोला जाता है, विकल्प सी उससे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, गंगा के डॉल्फिन होते हैं तो ये स्तनधारी होते हैं, ध्यान रखना। गंगा के डॉल्फिन, जो डॉल्फिन एक भेड़ वो मछली होती है, गंगा के डॉल्फिन एक प्रकार की मछली होती है और स्तनधारी वर्ग में आती है। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी वर्ग में आते हैं, ठीक है दोस्तों, स्तनी है। अपरा या प्लेसेंटा किस में बनता है? तो यूथीरिया में बनता है, ध्यान रखना। अपरा या प्लेसेंटा किस में बनता है? यूथीरिया में। उड़न लोमड़ी होती है तो ये एक चमगादड़ होती है, चमगादड़ को उड़न लोमड़ी बोलते हैं, ध्यान रखना। उड़न लोमड़ी किस कौन सी होती है? चमगादड़, चमगादड़ को उड़न लोमड़ी कहते हैं। तो उड़न लोमड़ी होती है क्या? चमगादड़, ध्यान रखना। व्हेल के श्वसनांग होते हैं, यानी कि व्हेल जो मछली होती है वह श्वसन क्रिया अपने फेफड़ों से करती है, ध्यान रखिएगा। व्हेल के श्वसनांग क्या होते हैं? फेफड़े, तो व्हेल जो मछली होती है वो श्वसन क्रिया किससे? फेफड़ों से करते हैं, बी विकल्प, यानी डी विकल्प से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो छछूंदर जो है दोस्तों स्तनपायी है, ये बच्चों को जन्म देती है, तो ये स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी वर्ग में आती है छछूंदर, ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो पक्षी वर्ग में कौन नहीं आता दोस्तों? ये चमगादड़ नहीं आता पक्षी वर्ग में, क्योंकि बच्चे पैदा करता है, बच्चे देता है, ठीक है, इसलिए इसको पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया चमगादड़। निम्नलिखित में से, बाकी सभी पक्षी वर्ग में, कौवा है, चील है, तोता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो दोस्तों केकड़ा नहीं है, बाकी आपका मकड़ी, बिच्छू या आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो केकड़ा अन्य जीवों का नहीं है, ठीक है। अगला साथियों, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? कौन सा जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकेडीना है, ध्यान रखना, एकीडना, एकीडना, ये पहला विकल्प सही हो। जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, ध्यान रखना, एकेडीना है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का? तो सील, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्तनपायी यानी स्तनधारी वर्ग का है। सील किस जाति का है? स्तनधारी का। निम्नलिखित में से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है, यानी कौन सा ऐसा जो प्राणी है जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो दोस्तों ऊँट ही है जो अपनी थैली के अंदर पानी को कलेक्शन करता रहता है, आंत में भरा रहता है, और
महीनों पानी नहीं पीता। ठीक है दोस्तों, तो ऊँट है जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है, ध्यान रखिएगा। अगला है स्तनधारी के वे दो लक्षण जो अन्य कशेरुकियों में से नहीं होते। तो स्तनधारी और बाल नहीं होते दोस्तों। ठीक है, स्तनधारियों के वो लक्षण जो कशेरुकों में नहीं पाए जाते, तो स्तनधारी और बाल नहीं पाए जाते। बाकी स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियाँ और बाल पाए जाते हैं, ध्यान रखना। कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? तो व्हेल, ओटर और कंगारू एक ही वर्ग के जंतु हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है, व्हेल, ओटर और कंगारू, क्योंकि ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं तीनों। ठीक है दोस्तों, तो एक ही वर्ग रखें। पक्षियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा है। पक्षियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? ये परयुक्त द्विपादी होते हैं। पक्षियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? ये परयुक्त द्विपादी होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये दोस्तों कंगारू चूहा। कौन सा जानवर जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? वो कंगारू चूहा, ध्यान रखना। ऊँट भी रहता है वो, क्योंकि ऊँट भी अपने हाथ में पानी संचित कर लेता है, लेकिन ऊँट से ज़्यादा रहता है कंगारू चूहा लंबी अवधि तक। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो दोस्तों मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता, लाख कीटों से प्राप्त होता है, शहद भी कीटों से प्राप्त होता है, रेशम भी प्राप्त होता है, लेकिन ये जो मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो समुद्री जल का अवलीकरण होता है, ये सही है। और ये पेयजल का प्रतिलोम पराशरण होता है, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, लेकिन चाय का पाश्चीकरण नहीं होता दोस्तों, पाश्चीकरण होता है दूध का। तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, चाय सही नहीं है, पाश्चीकरण नहीं होता। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो दोस्तों तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसका रक्त सफ़ेद होता है, लाल नहीं होता, ध्यान रखना। तिलचट्टा का रक्त कैसा होता है रुधिर? सफ़ेद होता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो तिलचट्टा का होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, ध्यान रखना। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।